हिंदी साहित्य संसार में गोष्ठी संगोष्ठी समारोह कार्यक्रम आयोजन उत्सव मूर्खताएं बगैर कोई अंतराल लिए संभव होने को बाध्य हैं। मुझे याद पड़ता है कि एक प्रोफेसर सज्जन ने अपने जन्मदिन पर अपने शोधार्थी से कार्यक्रम आयोजित कराया और उसमें अपने मित्रों को बतौर वक्ता आमंत्रित करवाया। कार्यक्रम का दिन आया तो वह बड़े सकुचाते हुए साहित्यकार के रूप में वहां पहुंचे। उनका अंदाज ऐसा था कि जैसे इस कार्यक्रम को उनके शोधार्थियों ने उनके सम्मान में आयोजित किया हो। इस मौके पर उनके वक्तारूपी मित्र आए और उन्होंने उन्हें उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उन पर बड़ी बड़ी डिंगियां की और समोसा चाय उद्धृत कर लौट गए। इसके बाद जैसा कि अवश्यंभावी था, फेसबुक पर तस्वीरें अपलोड की गईं और सबने लव रेड हार्ट रिएक्शन देने के बाद कमेंट बॉक्स में एक स्वर से कहा, सर आपने वाकई हिंदी साहित्य को बहुत कुछ दिया है। आप न होते तो हिंदी साहित्य यहाँ तक न पहुँचता। इसमें दूसरा वाक्य सच भी था। गैंग्स ऑफ वासेपुर में तिग्मांशु धूलिया के किरदार रामाधीर सिंह का एक डायलॉग था सच के संबंध में जो भारत प्रसिद्ध है। यहाँ उसे उद्धृत तो नहीं किया जा सकता, मगर आप समझ सकते हैं कि इशारा उस तरफ ही है। रामाधीर सिंह के उस संवाद से याद आता है कि एक जरूरी लेकिन हाशिए से गायब आदमी का किस्सा यहाँ लिखा जाना चाहिए। एक बस्ती के किसी मोहल्ले में एक पान की दुकान थी जिसे रफी मियाँ चलाते थे। सारी बस्ती उन्हें रफर पनवाड़ी के नाम से जानती थी। रफर नाम के पीछे उनकी पान लगाने के बाद ठेक के नीचे बिछी बोरे से हाथ रगड़ने की आदत थी। इसी रगड़पन की वजह से उनका नाम बिगड़कर पहले रगड़ू फिर रफी के मिलान पर रफर हो गया। रफी मियाँ शायरी और पान खाने खिलाने के बहुत बड़े वाले शौकीन थे। तत्कालीन सल्तनतों और नवाबों के यहाँ पान उनकी ही दुकान से जाया करते थे। लोग अक्सर पान का गुल्ला मुंह में दबे भीड़ की शक्ल में उनकी दुकान पर मौजूद होते और शेर गोया होती रहती। एक दिन इसी भीड़ में से किसी साहब ने उनसे कहा, मियाँ आप पान खिलाते हैं, पान लगाते हैं, शेर कहते हैं और शायरी पंसा करने वाले आदमी हैं, मगर फिर भी आपकी रसाई यहीं तक रही। आप उम्र भर पान ही लगाते रह गए। आप पाए कि शायर नहीं हो पाए। अदब में आपकी कोई हैसियत नहीं है। रफड़म इस बात पर तप गए और बोले, मियाँ अदब में आपकी काहे की हैसियत बाल बराबर भी नहीं है। उन्होंने अपने पजामे के भीतर के पट्टेदार कच्छे का नाड़ा ढीला किया और अंदर हाथ डालकर एक बाल निकाला और उन साहब के हाथ में रख दिया। फिर बोले, अदब में हमारी हैसियत ये है कि इस बाल को शहर में ले जाकर किसी नवाब या सैयदजादे की हथेली पर ये बताते हुए रख दीजिएगा कि ये रफर पनवाड़ी की शर्मगाह का बाल है। इसे भी शेर तस्लीम कर लिया जाएगा। गाली और साहित्य का बहुत गंभीर अंतर संबंध है। कनिष्ठ वरिष्ठों को गाली देते हैं और वरिष्ठ उनसे वरिष्ठों को। वे जो किसी को गाली नहीं दे पाते कविता टविता करते बढ़ते रहते हैं। तो यहाँ बात हिंदी साहित्य से संबंधित कार्यक्रमों की हो रही थी। इस संबंध में इन दिनों खबर गर्म है कि इस मुल्क की ही नहीं हिंदी साहित्य की भी राजधानी दिल्ली में होने वाले एक बड़े साहित्यिक जलसे में प्रख्यात श्री कवि और काफी शोहरत याफ्ता उर्फी जावेद साहिबा को बुलाया जा रहा है। इस मुद्दे पर हिंदी के फेसबुक ये काफी कुछ लिख बोल रहे हैं। वे भी इस पर लिख रहे हैं जिनको बुलावे की इतनी चाह है कि आयोजकों की लटकन बनने से भी उन्हें परहेज नहीं। वे भी इस बात की आलोचना कर रहे हैं जो पुस्तक रॉयल्टी आदि के मुद्दे पर अपने प्रकाशक से एक शब्द भी नहीं बोल पाते। वे भी टिप्पणियां कर रहे हैं जो जलील होकर भी दरियागंज के कीचड़ में लगातार लिपटाई करते रहते हैं। खैर, यहाँ मेरा उर्फी को कवि कहकर पुकारने का औचित्य इसलिए भी बनता है क्योंकि बड़े बूढ़े कहते हैं नंग बड़ा परमेश्वर से। ये नंग कपड़ों से संबंधित नहीं है, ये नंग है ईमानदारी का नंग। जो नंग हो जाए वो परमेश्वर है। अब परमेश्वर से बड़ा कवि भले और कौन हो सकता है। इस हिसाब लिहाज से देखिए तो उर्फी जावेद से बड़ी कवि इस वक्त और कोई नहीं है।
दरअसल उर्फी के विरोध से पहले उर्फी की काफी तारीफ की जानी चाहिए, क्योंकि वह हमारे हिंदी कवियों से सैकड़ों दर्जा बेहतर हैं। कम से कम वे जो करती हैं उसमें ईमानदार तो हैं। हमारे यहाँ कभी कभी खाकी निकर पहन लेते हैं तो कभी स्त्री विरोधी हो जाते हैं। जब उन्हें कोई नहीं देख रहा होता है तो वे क्रांतिकारी भी हो जाते हैं। जब उन्हें सब देख रहे होते हैं तो वे और घटिया हो जाते हैं। कभी वे चंदे की रसीद लिए सामने आते हैं तो कभी अपनी प्रतिक्रियावादी फेसबुक पोस्ट लिए। जब लगता है कि गली के लौंडे तक उनकी बात नकारने की हैसियत रखते हैं तो वे आलोचक बन जाते हैं। जब वे बहुत कुछ लगते हैं तब वे किसी बड़े साहित्यकार के पैर का उतरा हुआ जूता हो जाते हैं, वो जूता जो किसी भी अज्ञात समय में वही बड़ा साहित्यकार उन्हीं के मुंह पर रसीद कर देगा। बहरहाल इस प्रसंग से संबंधित संदर्भित कथित साहित्य उत्सव के कार्यक्रम की सूची देखें तो वहां उर्फी जावेद से इतर भी कई ऐसे लेखक कलेखक मौजूद हैं जिन पर बात की जानी चाहिए। ये हिंदी के हों या उर्दू के, लेकिन ये वही लोग हैं जिनकी प्रतिबद्धता बहुधा हैरत में डालती रही है, और अब यही वे लोग हैं जिनका पारा इतना गिर गया है कि शर्म की कोई हरारत तक महसूस नहीं हो रही। कवि अमिताभ की पंक्तियां हैं बाहर से ज्यादा, अब कवियों के भीतर अंधेरा है और शासकों को प्रिय है। अंधेरे में भटकते कवि, इस शिकवे से इतर समझदारों की हैरत इस पर भी बढ़ती है कि शोषक की खिली उड़ाती व्यंग्यात्मक कविता का हो नरेंद्र मजा आ रहा लिखने वाले भी इस सूची में मौजूद हैं। यहाँ उनके अलावा और दूसरे उर्दू वालों पर कुछ नहीं कहना ही ठीक है, क्योंकि उन लोगों का इस तरह के कार्यक्रमों में जाने का पुराना इतिहास रहा है। वे कितनी बार भगवा झंडे को सलामी देते नजर आए हैं, चाहे उनके सिर पर हरी पगड़ी हो, मगर उनके कंधे पर कैपिटलिज्म का रजनीगंधामय गमछा सदैव रखा रहा है। गीत चतुर्वेदी की कविता पंक्तियां हैं, एक बच्चे की जांघों के पास से अमर चिमटियों के दस्ते में से कोई दिल जली चिमटी निकर के भीतर घुसकर काट जाती है। ये वही चिमटियां हैं, दिल जली चिमटियां, जो साहित्य के निकर में घुसी हुई हैं और एक दिन पीड़ा के चरम पर पहुंचने पर इनका मसला जाना तय है। वहीं दूसरी तरफ इस कथित साहित्य उत्सव में तमन्ना भाटिया भी वक्ता के रूप आमंत्रित हैं। तमन्ना भाटिया आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए नाम के आइटम नंबर में केंद्रीय नृत्यांगना है। उनके इस योगदान के चलते अगर इस साहित्यिक कार्यक्रम में तमन्ना भाटिया को नहीं बुलाया जाता तो हिंदी के साहित्यिक जनों को घोर आपत्ति होती। ये साहित्यिक जनवरी वही हैं जो आपको अक्सर साहित्य से किसी न किसी रूप से संबंधित स्त्रियों के इनबॉक्स में अपनी कुंठाएं जाहिर करते मिल जाएंगे। वैसे तो हिंदी साहित्य की ओर से तमन्ना को सामूहिक धन्यवाद दिया जाना चाहिए और उसके लिए किसी लेखक संघ, संगठन, मंच, संस्था, अकादमी के बैनर तले हिंदी साहित्य और तमन्ना भाटिया एक समकालीन विमर्श शीर्षक से एक कार्यक्रम आयोजित किया जाना चाहिए, जिसमें हिंदी की बड़े बड़े लारचुआऊ साहित्यकारों का फोटो उनके नाम के साथ हो। इस प्रोग्राम को हिंदी साहित्य के नामचीन प्रकाशकों को स्पॉन्सर करना चाहिए। इसके साथ ही हिंदी की सेवा करने वाले फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स के पेज बतौर मीडिया पार्टनर इस कार्यक्रम से जुड़ें और रील्स बनाकर इसका प्रचार करें। अपार भीड़ न जुटे तो कहिएगा, आपके सारे जश्नोत्सव महोत्सव धरे के धरे रह जाएंगे। इसी भीड़ का फायदा उठाकर लगे हाथों छपने से पहले ही बेस्ट सेलर हो चुकी या होने वाली पुस्तकों का विमोचन भी किया जा सकता है। प्रतिवर्ष दीपावली के बाद आने जाने पर बहस करना हिंदी के उत्सव खोरों का प्रिय शक्ल है। हर साल रजनीगंधा के बैनर तले हो रहे साहित्य उत्सव को देखकर सुगबुगाहटें शुरू हो जाती हैं। वे जो इस कार्यक्रम में जाना चाहते हैं उन्हें बुलाया नहीं जाता। कुछ बुलाए गयों को बाद में याद आता है कि उन्हें नहीं जाना। कुछ बुलाए गए ऐसे जाते हैं कि फिर हर बार जाएंगे और कुछ ऐसे कि फिर कभी उन्हें नहीं बुलाया जाएगा। बचे भी जो जाना भी नहीं चाहते और उन्हें बुलाया भी नहीं जाएगा। इस कोटि के लोग जगह जगह लिख रहे हैं कि उर्फी को बुलाया जा रहा है।
तमन्ना को बुलाया जा रहा है। ये सर्वविदित है कि बुलावे सभ्यता संस्कृति का एक अहम हिस्सा रहे हैं। एक बुलावा था कूफा से हुसैन के लिए और एक बुलावा था जलालुद्दीन खिलजी का निजामुद्दीन औलिया के लिए। एक बुलावा था कर्णावती का हुमायूं के लिए और एक बुलावा था अकबर का कुंभंदाज के लिए। यहाँ रूमी भी क्यों न याद आए, उनके नाम से कथित